Hi student, welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself is Muhammad Abu Bakr Siddiq and today we are going to discuss an important topic from the chapter 1 first year biology, that is disease control. So student, in this lecture we will try to discuss preventive measures, vaccination, immunization, and then at the end we will see drug treatment and gene therapy. So before moving towards our lecture, please subscribe our channel Ilm Ki Roshni and press the bell icon for getting more updates in future. Thank you. तो स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट डिजीज़ कंट्रोल के है और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। ये बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैन काइंड के अंडर आता है। तो इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैन काइंड के 3 मेजर कंटेंट थे, जिसमें से सबसे पहले फूड प्रोडक्शन था, फिर उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल था, फिर थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम डिजीज़ कंट्रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, डिजीज़ कंट्रोल में हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डिजीज़ कंट्रोल में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी है उसके लिए बायोलॉजी ने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आई है, क्या चेंजेस लेके आई है कि उस डिजीज़ का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसकी जो सेपरेशन है, उसका जो फैलाव है उसको मिनिमाइज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव्स हैं उनको सेव किया जा सके। ठीक है, तो डिजीज़ कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले हम 2 टर्म्स को देखते हैं। 2 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं वो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कॉजेटिव एजेंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक टर्म आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉजेटिव एजेंट क्या होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी लिविंग स्पीशीज़, ऐसी लिविंग एंटिटीज़, ऐसी लिविंग बॉडीज़ जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बीमारी को काज कर सके, बीमारी को फैला सके। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो बीमारी को फैला सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ओके, इसी तरह हमारे पास वायरसेस, इसी तरह फंजाई, ओके। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारी को काज करते हैं, डिजीज़ को काज करते हैं, और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीशीज जिनके पास कैपेबिलिटी हो उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, जो कि एजेंट होते हैं जो कि बीमारी को फैलाते हैं फ्रॉम वन लिविंग स्पीशीज टू द अनदर लिविंग स्पीशीज। अब सेकेंड टर्म जो हमारे पास आती है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन से मुराद है कि ये जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ये पॉजिटिव लिविंग एंटिटीज़ हैं, ये अपना फैलाव एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वायरसेस की कि ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। एक बैक्टीरिया एक लिविंग एंटिटी से दूसरी लिविंग एंटिटी में कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कैसे इनिशिएट करता है फ्रॉम वन लिविंग एंटिटी टू एन अदर, या जो अपना वो एक ही लिविंग एंटिटी के अंदर वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कैसे चलाता है, उसको कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है पॉजिटिव एजेंट का। इसी तरह अगर इसको हम आगे लेके चलें डिजीज़ कंट्रोल में, जो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने और बायोलॉजी ने सबसे पहले हमें एक जो पॉइंट दिया है कि किसी भी बीमारी है उसके डिजीज़ को, कोई भी डिजीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी जो सेपरेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा मेन कंटेंट आता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करते हैं हम वो मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं जो कि बीमारी फैलाने के मौजब होते हैं, जो कि बीमारी फैलाने की वजूहात होती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आप आज एक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि है एड्स, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और ये इसको काज कौन करता है? इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये भी मैं लिख देता हूँ, ओके।
हम इस बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको कैसे अडॉप्ट करके हम इस बीमारी का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसकी जो सेपरेशन है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो एड्स है इसके जो हमें बायोलॉजिस्ट ने तरीके बताए हैं कि ये किस तरीके से फैलती है, किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती है, वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से। ओके जो फर्स्ट नंबर पे बीमारी फैलती है, जो HIV की बीमारी है, वो किससे फैलती है? वो फ्री सेक्सुअल कंटेंट से फैलती है। सेकंड नंबर पे कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस से भी। तो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे बीमारी को कॉज करते हैं? तो लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके पास ये वायरस है और उसके ऊपर कोई ऐसी सिरिंज, कोई न्यू सिरिंज को यूज़ किया गया लेकिन उसको बाद में डिस्कार्ड नहीं किया गया, तो फिर अगर कोई नॉर्मल पेशेंट के ऊपर अगर वो दोबारा सिरिंज को यूज़ किया जाएगा तो वो वायरस जो सा होगा वो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, अगर ब्लड डोनेट करने के लिए प्रॉपर टेस्ट ना किए जाएँ तो वो उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो ब्लड जो है वो एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में शिफ्ट कर जाए। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है एट कम्युनिटी लेवल, एट पॉपुलेशन लेवल पे इसको कंट्रोल करके बीमारी की जो सेपरेशन है, बीमारी का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायोलॉजी है वो हमें क्या बताती है कि इन मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम उसकी जो बीमारी का रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें। इसी तरह अगर मैं सेकंड डिजीज़ की बात करूं तो हमारे पास डिजीज़ आती है हेपेटाइटिस, जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हेपेटाइटिस वायरस, HIV इसका वायरस है। तो जो हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस भी जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस होती हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस से भी फैलती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल जो है स्टूडेंट उसको प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए इन बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली। वैक्सीनेशन को के प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बारे में बताता चलता हूँ कि एक्चुअली में वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो स्टूडेंट अगर वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएँ तो हम देखते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा वायरस है जो कि कोई भी बीमारी को फैलाता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन के प्रोसेस में, हम उसका वायरस को उसकी दो फॉर्म्स के अंदर लेते हैं। एक या तो वो वीक होगा या वो डेड होगा। ओके, दो फॉर्म के अंदर हमने उस वायरस को लेना है जो कि एक स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करता है। उसको हमने दो फॉर्म के अंदर लेना है, आइदर वी टेक इट एज अ वीक और एज अ डेड पार्टिकल। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे किसमें? किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। ओके, किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर जब इसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो सा होगा, पार्टिकल होगा, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो अंदर जाके किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर जाके उस डिजीज़ को काज करवा सके या उसको इनिशिएट करवा सके, क्योंकि हमने इसको वीक या डेड फॉर्म में उसको लिया गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये वीक या डेड ऑर्गेनिज्म किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा तो वो हेल्दी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होगा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो उस हेल्दी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होगा उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उस के अगेंस्ट जो सा होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर देगा, इसको प्रोड्यूस कर देगा। एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ ने ये जो हमारा वायरल पार्टिकल होगा, जो पॉजिटिव एजेंट होगा, उसको किल कर देंगे, उसको डेड कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी हेल्दी पर्सन जो होगा उसके जिसम में अगर एंटीबॉडीज़ फॉर वन टाइम प्रोड्यूस हो जाएँ तो नेक्स्ट इन केस
अगर दोबारा कहीं से कोई वही स्पेसिफिक वायरस, वही स्पेसिफिक वायरल पार्टिकल अगर दोबारा उसी हेल्दी पर्सन के ऊपर अटैक करेगा अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ, अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ उसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी होंगी, तो जो बॉडी का सिस्टम है वो दोबारा रीइनिशिएट करके उनको जो हेल्दी होगी उनको रिमूव आउट कर देगा, उनको किल कर देगा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट आता है वैक्सीनेशन का प्रोसेस के इस तरह से जो हम वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करते हैं और इसके प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू क्योर डिजीज़। अगर इसकी हम हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो हम देखते हैं कि 1796 में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काउ पस को लिया था टू क्योर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए काउ पस लिया था जो कि काउ मटेरियल था, इसी वजह से। और लैटिन वर्ड में जो वैका होता है उसका मीन क्या होता है, काउ, तो डेट्स वाई वी नेम्ड इट एज वैक्सीनेशन। तो वहाँ से उसका जो नाम है वो वैक्सीनेशन की तरफ मूव किया। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के कैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलता है और इम्यून जो अब हमारी बॉडी होती है कैसे उसको इम्यून करती है उसके खिलाफ वर्क करके। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजीज कंट्रोल वो क्या है, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। ओके, तो ड्रग ट्रीटमेंट क्या चीज़ है और जीन थेरापी क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। अगर ड्रग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, हम देखते हैं कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है या बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं। वो केमिकल कौन सा है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स स्टूडेंट क्या चीज़ है, एंटीबायोटिक्स किसके लिए अगेंस्ट यूज होती है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं टू क्योर डिजीज़। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आती हैं जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में देखते हैं कि वो कब तक यूज़फुल होती हैं, जब तक जो बैक्टीरिया हैं वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर सके। ठीक है, इस वजह से इसका एंटीबायोटिक्स का ये हमारे पास एक एडवांटेज जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर को क्योर करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक कीमोथेरापी हमारे पास आती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आती है रेडियो थेरापी। अब कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी में क्या करते हैं, कीमो से जैसा कि नाम से जाहिर है हम केमिकल्स जो से हैं सर्टन एंटी कैंसरस केमिकल्स इसमें यूज़ करते हैं टू क्योर डिजीज़। लेकिन केमिकल को यूज़ करने पे यहाँ पे क्या हमारे पास डिसएडवांटेज आता है, जो कि मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वो कैंसरस सेल के साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी किल कर देता है। ठीक है, ये इसका जो हमारे पास मेजर इशू होता है ये होता है कि नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो रेडियोथेरापी। तो रेडियोथेरापी में हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियोथेरापी में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो से होते हैं एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे जो हम के वो जो कैंसरस वाली जगह है उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको डिफरेंट इंटरवल पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट इनके अलावा एक जो हमारे पास टेक्निक आती है वो कौन सी है, वो जीन थेरापी। जीन थेरापी एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल जीन के साथ। लेट्स सपोज ये हमारे पास डिफेक्टिव जीन है इन द बॉडी, ठीक है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ जीन थेरापी जो हमारा डिफेक्टिव जीन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन से। ठीक है, तो ये डेट्स ऑल अबाउट कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी एंड जीन थेरापी। इससे आगे अगर मूव करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है हमारे पास IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसको हम पहले भी लेक्चर में बड़े डिटेल्स इसको देख चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो इम्यूनिटी में अवेयरनेस को क्रिएट करना होता है कि लोगों को पता चले कि बीमारी किस चीज़ से फैलती है और कैसे फैलती है, ताकि उसका जो सेपरेटेशन है वो इनिशियल लेवल पे ही उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, वो अपने जो एक्सट्रीम लेवल है जो उसकी सिविरिटी है डिजीज़ की
वहाँ तक ना पहुँचे, उसको पहले ही उसको डायग्नोस करके या उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करके जो डिजीज़ का रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए विद द प्रोसेस ऑफ IDM। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं सेमिनार्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया आता है, मुख्तलिफ वे से जो है ना वाम के अंदर जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। थैंक यू।